परिरक्षण प्रभाव क्या पहुंचे थे, है ना, परिरक्षण प्रभाव हो गया था। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, प्रभावी नाभिक आवेश भी हो गया था। उसके बाद अगला हम क्या पढ़ रहे थे, परमाणु त्रिज्या, क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पहुंचे थे, परमाणु त्रिज्या में पहुंचे थे, है ना। परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु के आकार के बारे में हम जो है कल डिस्कस कर रहे थे। चलिए, है ना, बताइए तो, है ना, कल जितना बताया उसके हिसाब से बताइए परमाणु का जो आकार है वो कहाँ से कहाँ बढ़ेगा इस आवर्त सारणी में, बताइए। यदि मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो परमाणु आकार में कमी होगी कि बढ़ेगी, बताइए तो। परमाणु की त्रिज्या घटेगी कि बढ़ेगी, जल्दी बताइए। और यदि मैं ऊपर से नीचे जाता हूं तो परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या घटेगी कि बढ़ेगी, बताइए तो। हाँ, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी ना। कारण, क्योंकि कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है ना। कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ रहा है मतलब उसका रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो परमाणु के आकार में क्या फर्क होगा, तत्वों के क्या प्रभाव होगा, परमाणु का आकार घटेगा कि बढ़ेगा, बताइए तो। हाँ, घटेगा कि बढ़ेगा। जनरली लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु का जो आकार है वो घटेगा, है ना। क्यों घटेगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। कोषों की संख्या तो वही रहेगी, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का ना। चलिए, ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस प्रायोगिक टेबल में, आगे उस चीज़ को और समझते हैं। चलिए, है ना, आते हैं फिर से उस पीडीएफ में। चलिए, ठीक है, कहाँ गया था, कहाँ चले गए। हाँ, परमाणु त्रिज्या, है ना। आयनिक त्रिज्या के बारे में कल बताया था मैंने, है ना, कल आयनिक त्रिज्या के बारे में बताया था, है ना। तो आयनिक त्रिज्या किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। किसके कंपाउंड में, आयनिक। यदि कोई मॉलिक्यूल क्या है, आयनिक कंपाउंड है ना, या फिर उसमें आयनिक बंध है, तब उसमें क्या त्रिज्या समझेंगे, कौन सा त्रिज्या का बात करेंगे, आयनिक त्रिज्या का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, आयनिक त्रिज्या। और आयनिक कंपाउंड जो है धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है ना, ठीक है ना। तो दो तरह से हम बात करेंगे, एक परमाणु में, एक अणु में जो है दो प्रकार के परमाणु, एक धनायन एक ऋणायन, है ना। ठीक, तो धनायन के लिए किसका बात करेंगे हम, धनायनिक त्रिज्या का बात करेंगे, ठीक है। धनायन का जो आकार है कैसे बढ़ता है, धनायन के आकार के लिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, धनायन का आकार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवेश की मात्रा या प्रभावी नाभिकीय आवेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। किसी परमाणु में यदि, है ना, जैसे यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, क्या किया यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, कैसे कंपेयर किया हुआ है, देखो ये उदासीन परमाणु है, इसमें 2 धनावेश है, इसमें 3 धनावेश है ना। तो आवेश की मात्रा बढ़ती है तो धनायन का आकार क्या होता है, घटेगा। क्या होता है, घटेगा नहीं घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा है कि नहीं है। इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन 3+ का जो रेडियस है वो क्या होगा, आयरन 3+ का जो रेडियस है वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा, या उसका जो आकार है क्या होगा, कम होगा। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। कारण क्या है, क्योंकि इसमें आवेश ज्यादा है, इसमें आवेश 0 है, ठीक है ना। इस प्रकार से, उसी प्रकार से इसमें देखो ये वाला सीरीज हो गया, फिर ये वाला स्पीसीज में भी +7 का जो आकार है क्या होगा, +7, है ना। मैंगनीज +7 का जो आकार है क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। किसकी तुलना में, मैंगनीज के उदासीन परमाणु के तुलना में। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इस प्रकार से था कल आयनिक त्रिज्या। आज हम बात करते हैं, चलिए ऋणायन की त्रिज्या का बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से, ठीक। ऋणायन की त्रिज्या, जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो ऋणायन में बदलता है, सब जानते हैं हम, है ना। कोई भी उदासीन परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तो उसमें ऋण आवेश आता है। क्या आता है, ऋण आवेश। और ऋण आवेश किसको दर्शाता है, अतिरिक्त उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, उस चीज को ऋण आवेश जो है दर्शाता है, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे आगे लाइन और समझिए, ऋणायनिक त्रिज्या हमेशा परमाणु त्रिज्या से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है, बड़ा होता है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण क्या होता है, बढ़ता है, जिससे परिरक्षण प्रभाव भी क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है,
थोड़ा घट जाता है ना। और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे जो है, जिससे ऋण आयन का आकार क्या होता है, बढ़ता है ना। 2-3 फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे, 2-3 परिघटना घट रहा है यहाँ पे, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी परिघटना घटी यहाँ पे, देखिए है ना। यदि कोई परमाणु है, कोई उदासीन परमाणु है ना, चलो मान के चलिए हम उदासीन परमाणु बनाते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्या है, कोई उदासीन परमाणु है। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश, इसका जो कोश है ये है, अभी उसका बाह्यतम कोश है ना। ठीक, अभी इसके पास 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसके बाह्यतम कोश में कितने, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। मान लीजिए अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। ये जो परमाणु है ना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके पास ऋणावेश आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक, अब उसके दूसरे, उसके बाह्यतम कोश में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब क्या करेगा, वो जो है एक और कोश प्राप्त कर लेगा, है ना। एक और कोश प्राप्त कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन, उसका जो ग्रहण किया हुआ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस चिन्ह आ जाएगा, इस परमाणु के ऊपर में, है ना। तो पहले इसका जो आकार है, इसका जो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक था, है कि नहीं। अब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उसकी त्रिज्या जो है कहाँ से कहाँ तक हो गई, यहाँ से यहाँ तक। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। एक कारण यह हो गया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई तो कोषों की संख्या क्या हो गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, है ना। कोषों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी ना। ठीक, अब दूसरा कारण और समझिए, दूसरा कारण है ना। मान लीजिए पहले से उसके पास कितने कोष हैं, 1 2 3 कोष हैं। कितने कोष हैं, 3 कोष हैं। इसको मिटाते हैं सबसे पहले, है ना। मान लीजिए पहले से उसके पास कितने कोष हैं, 3 कोष हैं। ठीक है, मान लीजिए उसके बाद पहले से कितने कोष हैं, 1 2 3 कोष पहले से ही हैं उसके पास, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जितना भी इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है, तो होता है ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना। बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, है ना। मैं इसी समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बना दिया इस परमाणु का। ये परमाणु का नाभिक है, इसके बाहर में क्या है, कोष है ना। चारों ओर क्या है, कोष है। ठीक, अब यहाँ पे मान के चलिए 1 2 3 बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा देखिए। अब एक इसको हम जो है इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन। या फिर ये परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना। तो ग्रहण करेगा तो उसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा। इसके कारण क्या आ जाएगा, उसके पास ऋणावेश आ जाएगा, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, पहले ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो नहीं था इस परमाणु के पास, है ना। तो तब भी इसके पास क्या लग रहा था, परिरक्षण प्रभाव लग रहा था, नहीं लग रहा था, लग रहा था ना। परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, इधर से आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉन को, है ना, आंतरिक कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर ढकेलता है कि नहीं ढकेलता है, उधर प्रतिकर्षित करता है कि नहीं करता है ना। अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। प्रतिकर्षण आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षण बढ़ा, क्योंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा प्रतिकर्षण मतलब यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, परिरक्षण प्रभाव क्या हो गया, परिरक्षण प्रभाव बढ़ गया। मतलब जब ये जो परमाणु है ना, ये जो परमाणु है क्या करेगा, फैलने लगेगा। क्या लगेगा, फैलने लगेगा। मतलब आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन जो इनको प्रतिकर्षित कर रहा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, है ना, तो जो अपने पोजीशन पे थे ये वाला बाह्यतम कोश, तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रतिकर्षण के कारण कुछ यहाँ पे चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे, है ना। ठीक, तो ये वाला जो कोश है आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा फैल जाएगा। तो अब पहले जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किया था तब यहाँ तक उसका त्रिज्या था। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इस तरह से उसका जो परमाणु का आकार है क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। फिर से समझाएं, फिर से समझाएं कि नहीं समझा, बताइए तो, समझाएं फिर से। चलो समझाते हैं इस चीज़ को फिर से, है ना। अब देखिए डायग्राम से उसी चीज़ को अच्छे से समझते हैं, है ना, कि क्या हो रहा है ना। जैसे मान के चलिए किसका परमाणु ले लूँ मैं, किसका परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, किसका परमाणु ले लूँ, ऑक्सीजन ले लूँ, मैं ले सकता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 होती है ना।
ठीक, अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। क्या किया, ग्रहण किया। ग्रहण करने से क्या बन गया, इसके पास क्या बन गया, माइनस चार्ज आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, माइनस चार्ज आता है कि नहीं आता है, आता है ना। माइनस चार्ज क्या दर्शाता है कि प्रोटॉन की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, है ना, ये दर्शाता है ना। चलिए अब मैं ऑक्सीजन परमाणु बनाता हूं। पहले ये ऑक्सीजन परमाणु को क्या है, ऑक्सीजन परमाणु क्या है, ये क्या है, नाभिक है। ये क्या है, ये जो है ऑक्सीजन परमाणु क्या है, नाभिक है। ठीक है, अब ऑक्सीजन परमाणु का प्रथम कोष, दूसरा कोष। प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऑक्सीजन परमाणु के। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हाँ 2 6 कितने होंगे, 2 6 होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हुए कि नहीं हुए, टोटल 8 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया, ऐड कर दूं एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो यहाँ पे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइनस आवेश से यहाँ पे दर्शा रहे हैं, है ना। अब चलिए, पहले इलेक्ट्रॉन ऐड होने से पहले, ये इलेक्ट्रॉन के आने से पहले यहाँ पे भी क्या लग रहा था, परिरक्षण प्रभाव लग रहा था, नहीं लग रहा था, सॉरी, है ना। इस परमाणु देखो, ये वाला कोष और ये वाला कोष के मध्य परिरक्षण प्रभाव लग रहा था, नहीं लग रहा था, लग रहा था ना। ये वाला कोष है और ये वाला आंतरिक कोष है, उसके मध्य क्या लग रहा था, परिरक्षण प्रभाव लग रहा था, नहीं लग रहा था, लग रहा था ना। ये वाला जो कोष है, बाह्यतम कोष को क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ठीक, साथ ही यहाँ पे प्रभावी नाभिक आवेश लगता है कि नहीं लगता है। नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, आकर्षित किया जा रहा है ना। तो क्या लगता है, प्रभावी नाभिक आवेश क्या लगता है, समझिए समझिए, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या लगता है, परिरक्षण प्रभाव लगता है ना। और नाभिक के द्वारा क्या लगता है, प्रभावी नाभिक आवेश लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना। ठीक, अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो जाएगा, परिरक्षण प्रभाव जो है पहले कितने इलेक्ट्रॉनों के मध्य लग रहा था, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए लग रहा था परिरक्षण प्रभाव। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गए, आए कि नहीं आए, तो 7 इलेक्ट्रॉन हुए ना बाह्यतम कोष में, हुए कि नहीं हुए। ठीक, तो अब जो है परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है, प्रतिकर्षण है, क्या है, प्रतिकर्षण है। किसका प्रतिकर्षण है, परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है, प्रतिकर्षण हो रहा है ना। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है ना। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा ना। प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नाभिकीय आवेश लग रहा था, प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फलस्वरूप प्रतिकर्षण बढ़ने से ये वाला जो बाह्यतम कोष यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना था, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना है, तो प्रतिकर्षण से क्या हो जाएगा, फैलने लगेगा। क्या लगेगा, फैलने लगेगा बाह्यतम कोष, है ना। तो बाह्यतम कोष कहाँ हो जाएगा, उसका पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से पहले, अब इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, तो रेडियस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, परमाणु का रेडियस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, परमाणु का रेडियस बढ़ रहा है, मतलब परमाणु का आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, पक्का। चलिए ठीक, नोट करोगे, चलो नोट करो इसको, चलो, है ना, वहीं पे आते हैं फिर से। ठीक है, चलिए, देख रहे थे ना, ये वाला लाइन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला लाइन क्लियर हुआ ना, हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे देखिए, इसमें नजर डालिए, इसमें है ना, ये क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। क्या है ये, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इतना वाला भाग, इतना वाला, देखो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखिए इतना वाला जो स्पेसिस दिख रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन वाला है? 18 इलेक्ट्रॉन वाला है। कितने इलेक्ट्रॉन वाला है? 18। मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? सबके पास इलेक्ट्रॉन 18 है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, ठीक है ना। ये वाला इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे बोला सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में जो है त्रिज्या का क्रम पूछ रहा है ना, ठीक। तो त्रिज्या का क्रम कैसे होगा? देखिए त्रिज्या का क्रम कैसे होगा सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में? जिसके पास ज़्यादा ऋणायन उसकी त्रिज्या ज़्यादा, है ना। जिसके पास जितना ऋणायन उसके पास उतना ज़्यादा त्रिज्या, ठीक, उतना ज़्यादा उसका परमाणु क्रमांक, है ना। तो सल्फर के पास -2 है। कितना है? -2 है, ठीक। तो और इसके पास क्लोरीन के पास -1 है, इसके पास प्लस है, इसके पास +2 है ना। तो जाहिर सी बात है इसका जो आकार है छोटा होगा और इसका जो आकार है क्या होगा? बड़ा होगा ना। उसी प्रकार से इस वाले सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 सभी में, ठीक है ना। इसके पास -3 का आवेश है नाइट्रोजन के पास, इसके पास एल्यूमिनियम के पास +3 का आवेश है। तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास प्लस आवेश है, जितना ज़्यादा प्लस आवेश उसका जो आकार है उतना कम, है ना। प्लस आवेश आने से आकार क्यों घटा? क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दूसरी बात तो कोषों की संख्या भी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, तो है ना। तो उसका रेडियस कम होता है, रेडियस कम तो परमाणु आकार भी कम, ठीक है ना। चलिए, ठीक। और सबसे ज्यादा किसका आकार होगा यहाँ पे? इसका होगा, क्योंकि -3 आवेश है ना। और -3 आवेश आने से क्या होता है? एक तो परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है ना, और दूसरा कोषों की संख्या भी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए, है कि नहीं है, ठीक। तो परमाणु का आकार बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब चलिए, अब अगला हमारे पास आता है धात्विक त्रिज्या, या फिर क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टल त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या। इसको लिखोगे क्या? लिखो, चलो इसको, इतना को लिखो, इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए, इतना को, फिर इतना को नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए त्रिज्या का क्रम। क्या त्रिज्या है यहाँ पे? परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या का क्रम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में? धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या के बारे में। चलिए, ठीक। तो धात्विक त्रिज्या किसके लिए बात करेंगे? धातुओं के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? धातु, है ना। धातुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है, धातु जो जिस आकर्षण बल से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? धात्विक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक बंध। तो वहां पे जो है हम किसका बात करेंगे? धात्विक त्रिज्या का बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? धातु जालक में दो पास स्थित परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा, है ना। हर जगह क्या होता है? शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? अणु में उपस्थित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा होता है कि नहीं होता है ना। तो धात्विक त्रिज्या एक जो है परमाणु त्रिज्या का क्या है? प्रकार है। तो यहाँ पे क्या बोला? देखिए, धातु जालक, है ना। धातु जालक, धातु जालक का मतलब है कोई धातु, है ना, ठीक। कोई जालक का मतलब है, देखो, जालक का मतलब है जिसमें धातु परमाणु के जो है बहुत सारे क्या हो, धातु परमाणु के बहुत सारे ग्रुप्स हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? धातु जालक बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। एक प्रकार से कह सकते हैं कोई धात्विक वस्तु है ना, जो क्या होता है? ठोस होता है, ठीक। समझ में आ रहा है? अब देखिए, धातु जालक में दो पास स्थित परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान धात्विक त्रिज्या कहलाता है ना। कोई धातु है ना, कोई धातु है, ये क्या है? कोई धातु का जालक है ना। यहाँ पे धातु परमाणु है कि नहीं है? ये है ना। तो इसके परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। इस प्रकार से, ठीक है। फिर अगला लाइन क्या बोला? इसमें परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता है ना। देखो, धात्विक बंध में जो है अतिव्यापन वाला कोई घटना नहीं घटता, है ना, ठीक है। धात्विक बंध जो है दो धातु परमाणु के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है, जिससे वो क्या होते हैं? जालक बनाते हैं, जिससे वो स्थायित्व प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? धात्विक बंध कहते हैं, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से हम क्या बोलते हैं? धात्विक त्रिज्या बोल रहे हैं, है ना। तो अतिव्यापन वगैरह कुछ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे एक कंपेयर बताया है, इसलिए यहाँ पे एक चीज का कंपेयर किया है कि
जो सहसंयोजक त्रिज्या होता है ना, जो सहसंयोजक त्रिज्या होता है वो क्या होता है, कम होता है। किसकी तुलना में? धात्विक त्रिज्या की तुलना में। किसकी तुलना में? क्यों कम होता है? क्योंकि सहसंयोजक जब बंध बनता है तब क्या होता है, अतिव्यापन होता है। कक्षकों का क्या होता है? अतिव्यापन होता है, जिससे उनकी त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि परमाणु जो है बहुत पास पास आ जाते हैं ना। सहसंयोजक बंध में परमाणु जो है बहुत ही पास पास आ जाते हैं, जिससे परमाणु जिससे दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी कम हो जाती है ना, और उनका आधा भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए सहसंयोजक त्रिज्या का मान क्या होता है, कम होता है। किसकी तुलना में? धात्विक त्रिज्या की तुलना में, है ना। क्योंकि धात्विक जो बंध होते हैं वहां पे जो परमाणु है, धात्विक बंध के कारण जो है, धात्विक बंध थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है। किसकी तुलना में? सहसंयोजक बंध की तुलना में। इसलिए जो धातु परमाणु है वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, है ना, और दूर दूर होते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भी क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है ना। समझाते हैं इस चीज को। देखो ये है धात्विक त्रिज्या, ये क्या है, धात्विक त्रिज्या। ये क्या है, धातु परमाणु है दोनों। धातु परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी इतना है अभी, ठीक है। फिर सहसंयोजक त्रिज्या का बात करूं तो सहसंयोजक त्रिज्या इस प्रकार से, है ना। इस सहसंयोजक बंध है ना, तो सहसंयोजक बंध कैसे होता है, दोनों परमाणु जो है सहसंयोजक बंध में जब बंधे रहते हैं तो बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास पास है कि नहीं है, एक दूसरे पर धसे हुए हैं कि नहीं धसे हुए हैं, तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी क्या होता है, कम हो जाता है। और नाभिकों के बीच की दूरी कम होता है तो उनका बीच की दूरी का आधा भी क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे नाभिकों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो उनका आधा भी क्या होता है, इसकी तुलना में ज़्यादा होता है। इसलिए इसकी त्रिज्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे कंपेयर बताया, धात्विक त्रिज्या ज़्यादा होता है किससे, सहसंयोजक त्रिज्या से, इस प्रकार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, डिपेंड किस में करता है, किसकी त्रिज्या ज़्यादा है किसकी त्रिज्या कम है, किस बात पर निर्भर करता है, बंध की क्षमता पर। किस पर, बंध की क्षमता पर। सहसंयोजक बंध प्रबल बंध है इसलिए वहां पे परमाणु की त्रिज्या कम हो जाएगी, और धात्विक बंध क्या होता है, थोड़ा सा दुर्बल होता है, इसलिए वहां पे परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि दूर दूर होते हैं परमाणु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, पक्का। चलिए ठीक, फिर यहाँ पे देख लीजिए, धात्विक त्रिज्या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू धात्विक बंध सामर्थ्य, है ना, धात्विक बंध सामर्थ्य। अब यहाँ पे धात्विक बंध सामर्थ्य का मतलब समझिए, यदि कोई धातु है मान के चलिए, है ना, उसका जो बंध है उसमें धात्विक बंध क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इधर का मान क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहता है तो इसका मान उससे उल्टा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, बंध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन, ये वाला, है ना। ठीक, तो इसका मान यदि कम होता है तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रम अनुपाती है। क्या है, व्युत्क्रम का उल्टा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलिए ठीक, अब देखिए वान डेर वाल्स त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या वाला कार्यक्रम समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, सच्ची बताइए, पक्का है ना। देखो इस शब्द से मत घबराइए, इस शब्द पे ध्यान दीजिए। बंध का सामर्थ्य मतलब बंध की मजबूती का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, ठीक है ना। जिन परमाणुओं के मध्य बहुत ही प्रबल बंध होगा वो ज्यादा पास पास होंगे, ज्यादा पास पास होंगे तो उनकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी ना। अब त्रिज्या कम होगी तो परमाणु का आकार क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और जिन परमाणुओं के मध्य बंध जो है क्या होगा, कमजोर होगा, तो परमाणु थोड़ा दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उनकी त्रिज्या क्या होगी, घट जाए, त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी ना। समझ में आ रहा ना। ठीक, इसीलिए यहाँ पे बोला यदि बंध का सामर्थ्य बढ़ता है तो धात्विक त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, इसका उल्टा होगा, यहाँ पे इसका उल्टा होगा, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रम अनुपाती है, ठीक है ना। यदि वही समानुपाती रहता तो इधर बढ़ता उधर भी बढ़ता। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए वान डेर वाल्स रेडियस,
है ना, वह वांडर वाल्स त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वांडर वाल त्रिज्या। और वांडर वाल त्रिज्या हम किसके लिए बात करते हैं? वांडर वाल आकर्षण बल के लिए। किसके लिए? बल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? वांडर वाल बंध बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक, ये जो है एक प्रकार से देखा जाए तो केवल क्या होता है, परमाणु के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होते हैं, और थोड़ा जो परमाणु है स्थायी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वांडर वाल्स जो बंध है कहाँ पे पाया जाता है उसको देखिए। वे परमाणु जैसे उत्कृष्ट गैस, है ना, वे परमाणु जैसे कि क्या? उत्कृष्ट गैस, जो क्या कहते हैं? जो एक दूसरे से बंधित नहीं होते हैं। उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस ना, ग्रुप नंबर 18 के तत्व, वो जो है उनका अष्टक पूर्ण होता है, इसीलिए वो बंध नहीं बनाते हैं। वो क्या होते हैं? एकल रहते हैं। क्या रहते हैं? सिंगल रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, है ना। तो वहां पे उन परमाणुओं को जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्थायित्व की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करते हैं? एक परमाणु दूसरे परमाणु से एक जो है कमजोर आकर्षण बल से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक दुर्बल आकर्षण बल से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वांडर वाल बंध कहते हैं। क्या बंध कहते हैं? वांडर वाल्स बंध कहते हैं। वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो नोबल गैस होते हैं वो जो है दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं? एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, है ना। मतलब परमाणु कहीं ना कहीं क्या होते हैं? पास नहीं होते हैं। परमाणु थोड़ा क्या होते हैं? परमाणु के मध्य थोड़ी सी दूरी बनी रहती है ना। परमाणु जो है बहुत पास नहीं होते हैं, परमाणु थोड़ा दूर होते हैं, है ना, क्योंकि वो एक प्रकार का आकर्षण बल है कि नहीं है। ठीक, मजबूती मतलब कोई उनके बंध में मजबूती नहीं है, आसानी से हम उनको अलग कर सकते हैं दो परमाणु को। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट को समझिए। जब परमाणु के मध्य जो है दुर्बल आकर्षण बल लगेगा तो परमाणु दूर होंगे कि नहीं होंगे? और परमाणु दूर होंगे तो उनके मध्य उनके नाभिकों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। और हम परमाणु त्रिज्या कैसे डिफाइन करते हैं? कि नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, तो उनके बीच की दूरी का भी आधा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। समझ में आया कि नहीं आया? परमाणु दूर होंगे तो नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ेगी, और नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनका आधा भी बढ़ेगा, मतलब परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। ठीक, ठोस अवस्था में उत्कृष्ट गैसें दो समीपस्थ परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है? वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। ये जो है इसका परिभाषा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, उत्कृष्ट गैसें में केवल वांडर वाल त्रिज्या ही होती है। क्या होती है? वांडर वाल त्रिज्या ही होती है ना। अधातुओं के अणुओं में सहसंयोजक एवं वांडर वाल्स त्रिज्या दोनों होती है ना। जो अधातु होते हैं उनमें सहसंयोजक त्रिज्या भी होती है, और क्या होती है? वांडर वाल्स रेडियस भी होता है, वांडर वाल त्रिज्या भी होती है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन में है ना, क्लोरीन का एक अणु है, यहाँ पे इनके मध्य दोनों परमाणु के मध्य क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या है। यहाँ पे दोनों परमाणु के मध्य क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या है। लेकिन यहाँ से यहाँ क्या है? यहाँ से यहाँ कौन सा बंध लग रहा है? वांडर वाल्स बंध लग रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ वांडर वाल्स त्रिज्या बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। चलिए, ये बात समझ में आया? ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझाएं। देखो, दो परमाणु है जो क्या है? उत्कृष्ट गैस हैं। कौन से गैस हैं? उत्कृष्ट गैस हैं, इस प्रकार से, है ना। ठीक, तो इनके मध्य जो है कौन सा बंध लग रहा है? वांडर वाल्स बंध लग रहा है। कौन सा बंध लग रहा है? वांडर वाल बॉन्ड लग रहा है ना। और वांडर वाल्स बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है? क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। कमजोर होने के कारण दोनों परमाणु जो है पास नहीं होते हैं, दोनों परमाणु थोड़ा दूर होते हैं ना। तो दोनों परमाणु दूर होंगे तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? उनके नाभिकों के बीच की दूरी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। और नाभिकों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो उनका जो परमाणु त्रिज्या है वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए जो वांडर वाल्स रेडियस होता है सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे देखिए,
ठीक। जो वांडर वाल्स रेडियस है ना, जो वांडर वाल्स रेडियस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा होता है ना, और धात्विक त्रिज्या क्या होता है, उससे थोड़ा कम होता है, और सबसे कम क्या होता है, सहसंयोजक त्रिज्या होता है। कारण क्या है, क्योंकि सहसंयोजक बंध क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बंध होता है, मजबूत बंध होता है ना, ठीक। और धात्विक बंध क्या होता है, इससे थोड़ा कमजोर होता है, और सबसे कमजोर कौन होता है, वांडर वाल्स बंध, इसलिए इसकी त्रिज्या ज़्यादा और इसकी त्रिज्या कम। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए ठीक, यहाँ पे आओ, एक चीज़ लिखा हुआ है देखो, वांडर वाल्स त्रिज्या किसके बराबर होता है, दो सहसंयोजक त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, दो सहसंयोजक त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कौन, वांडर वाल्स जो रेडियस है ना, मतलब वांडर वाल्स रेडियस जो है सहसंयोजक त्रिज्या के डबल होता है, 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना होता है ना, ठीक है ना। जो वांडर वाल्स रेडियस होता है वो सहसंयोजक रेडियस के क्या होता है, डबल होता है, 2 गुना होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई जी, आया ना। ठीक है, देखिए जो वांडर वाल्स रेडियस है वो सहसंयोजक त्रिज्या के क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, क्या होता है, डबल होता है, क्योंकि ये जो है क्या होता है, बहुत ही कमजोर बल होता है वांडर वाल्स बंध, इसलिए उसकी त्रिज्या ज़्यादा होती है ना। और किसके बराबर होता है, सहसंयोजक त्रिज्या के 2 गुना के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें और आगे पढ़ें। कितना टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी चीज़ नेक्स्ट क्लास पढ़ें, है ना। अब मैं बात करूंगा परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। चलिए, आवर्त में किस प्रकार बदलता है और वर्ग में किस प्रकार से बदलता है, नेक्स्ट क्लास में समझते हैं, ठीक है ना। चलिए।